ओम नमस्ते जी। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रथम श्रव्य कणिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती द्वारा लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पर स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत भाष्य किया हुआ है। उसी भूमिका भास्कर की अवतरणिका से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आधुनिक काल में विकासवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दोनों ही क्षेत्रों में उसका प्रवेश हो गया है। वैज्ञानिक विचारधारा में प्राणियों की विभिन्न जातियों की उत्पत्ति में विकासवाद को मान्यता प्रदान की जाती है और ऐतिहासिक विचारधारा में मानवीय बुद्धि के विकास अथवा ज्ञान विज्ञान की उपलब्धि में विकासवाद को आधार माना गया है। साधारण दृष्टि से देखने पर यह बात ठीक सी प्रतीत होती है, परंतु गहराई से विचार करने पर इसका खोखलापन स्पष्ट हो जाता है। विकासवाद के अनुसार प्राणी अथवा जीवन तत्व का एक प्रथम आविर्भाव जलों में उद्भिज के रूप में हुआ। पहले जल, वायु, मिट्टी आदि के संसर्ग से एक प्रकार की सूक्ष्म काई बनी। उसी से पुनः जलवायु का विलक्षण प्रभाव प्राप्त कर समस्त जलीय तथा पृथ्वी के तृण, वीरुध, लता, गुल्म, औषधि, वनस्पति तथा विविध वृक्ष आदि का क्रमशः विकास हुआ। कालांतर में इसी मूल जीव बीज से सर्वप्रथम जल में ही एक दूसरी जीवन शाखा चली। यह आरंभ में अमीबा, एक कोशीय प्राणी की भांति के सूक्ष्म जलजंतु हुए। धीरे धीरे जलीय कीट, मछली, मेंढक, कछुआ, वराह, रीछ, बंदर, वनमानुष आदि विभिन्न प्राणी स्तरों को पार करता तथा विकसित होता हुआ मनुष्य बन गया। उस आदिकालीन एक कोश के प्राणी से मनुष्य तक पहुंचने के लिए मध्य में जीवन के न जाने कितने स्तर पार किए गए। तब कहीं लाखों करोड़ों वर्षों में मनुष्य इस रूप में आया। इस विचार के अनुसार यदि हम मनुष्य की उत्पत्ति को 1 करोड़ वर्ष पूर्व माने और हैकल की हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन के पृष्ठ 295 में लिखी हुई प्राणियों की 21 कड़ियों के बाद मनुष्य की उत्पत्ति माने और प्रत्येक कड़ी को 1 करोड़ वर्ष का समय दें, तो प्रथम प्राणी की उत्पत्ति से मनुष्य की उत्पत्ति तक लगभग 22 करोड़ वर्ष होते हैं। लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य में डॉक्टर गेड़ा की साक्षी से लिखा है कि मछली से मनुष्य होने में 53,75,000 पीढ़ियां बीती। इतनी ही पीढ़ियां अमीबा से मछली होने में बीती होंगी, अर्थात अमीबा से आज तक लगभग 1 करोड़ पीढ़ियां बीत चुकी। कोई पीढ़ी 1 दिन और कोई 100 वर्ष जीती है। यदि सबका औसत 25 वर्ष मान लें तो इस हिसाब से भी प्राणियों के प्रादुर्भाव को आज 25 करोड़ वर्ष होते हैं। यह तो निश्चित है कि पृथ्वी के हो चुकने के करोड़ों वर्ष बाद प्राणी हुए और प्राणियों की उत्पत्ति से आज तक 25 करोड़ वर्ष हो गए। इस प्रकार यह अवधि विकासवादियों की लगाई गई अवधि यानी 10 करोड़ वर्ष से बहुत आगे निकल जाती है। ऐसी दशा में यह विकास समय की दृष्टि से कितना लचर है, यही स्पष्ट होता है। आद्यकालीन प्राणी रचना को क्रमिक विकास सिद्धांत के आधार पर मानने वाले विद्वानों ने इस बात पर विचार किया है कि एकमात्र मूल से अनेक शाखा प्रशाखाओं में बंटकर विभिन्न योनियों के रूप में जीवन कैसे पहुंच जाता है। उनका कहना है कि प्राणी की इच्छा और आवश्यकता ऐसी स्थितियां हैं जो उसके विकास और परिवर्तन का विशेष कारण बनती हैं। भोजन के लिए प्रयत्न तथा प्राकृतिक संघर्षों एवं शत्रुओं से रक्षा के लिए प्राणी को अनेक परिवर्तनों में से गुजरना पड़ा है। उनमें से जो अपने को प्रकृति के अनुकूल बनाने में सफल हो सके वे बच गए और जो उन संघर्षों में अपने को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित न कर सके एवं जीवन की रक्षा में असमर्थ रहे वे नष्ट हो गए। किन्हीं कारणों से शरीरों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और प्राणी विभिन्न योनियों के रूप में बट गया। आधुनिक विकासवाद के अनुसार प्राणी के क्रमिक विकास में उसकी आवश्यकता जन्य इच्छा और उसको पूरा करने के लिए किए गए चिरकालीन अभ्यास के परिणाम स्वरूप होने वाले आकृति परिवर्तन के उदाहरण के रूप में अफ्रीका में मरु प्रदेशों में पाए जाने वाले लंबी गर्दन वाले जिराफ नामक पशु का उल्लेख किया जाता है। कहते हैं यह पहले ऐसा नहीं था।
जैसा आज देखा जाता है। जिराफ ने जब वृक्षों पर नीचे के पत्ते खा लिए तो ऊपर के पत्ते खाने की इच्छा हुई। अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह गर्दन उठा उठाकर ऊपर के पत्ते खाने का प्रयत्न करने लगा। चिरकाल तक ऐसा करते रहने से उसकी गर्दन लंबी हो गई। परंतु बकरी जब नीचे के पत्ते चुग लेती है तब तने पर या टहनियों पर अगले पैर रखकर ऊपर के पत्ते चुग लेती है। लाखों वर्षों से वह इसी तरह अपना पेट भरती आ रही है। जहां उसके पैर नहीं पहुंच पाते, जिराफ की तरह वहां के पत्ते भी वह खाना चाहती है, परंतु आज तक न उसकी गर्दन बढ़ी, न उसका अगला भाग लंबा हुआ, न उसके लिए चारे की कमी हुई। यहाँ यह भी विचारणीय है कि गर्दन बढ़ाने की बजाय जिराफ में बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की प्रवृत्ति का विकास क्यों नहीं हुआ। परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकतावश आकृति परिवर्तन की मान्यता अन्यथा भी युक्ति युक्त नहीं है। न जाने कब से मनुष्य उत्तरी ध्रुव तथा ग्रीनलैंड जैसे हिम प्रधान प्रदेशों में बसा हुआ है, किंतु शीत से बचने की इच्छा और आवश्यकता के होते हुए भी उसके शरीर पर रीछ जैसे बाल पैदा नहीं हुए। इतना ही नहीं, जैसे लंबे बाल राजस्थान की तपती मरुभूमि में रहने वाले भेड़ के होते हैं, वैसे ही हिमालय के शीत प्रधान प्रदेश में रहने वाले भेड़ के होते हैं। अफ्रीका के अति उष्ण प्रदेशों में दीर्घ रोमा रीछ और रोम रहित गैंडा एक साथ रहते हैं। अपने ही देश में एक जैसी परिस्थिति में रहने वाली गाय और भैंस में अंतर देखा जाता है। भैंस का चर्म पतला, चिकना, लघु रोम होता है। इसके विपरीत गाय का चर्म अपेक्षाकृत कठोर और रोम बहुल होता है। विकासवाद के अनुसार आत्मरक्षा की भावना के कारण हिरण, चीतल, नीलगाय आदि अनेक प्रकार के जंगली पशुओं में नर के सींग होते हैं, मादा के नहीं। क्या आत्मरक्षा के लिए सींगों की आवश्यकता नर को ही होती है, मादा को नहीं? जंगली पशुओं की अपेक्षा मनुष्य द्वारा पालित व सुरक्षित गाय, भैंस आदि को कम खतरा होता है। फिर क्या कारण है कि उनमें नर और मादा दोनों के ही सींग होते हैं? भाई और बहन एक ही परिस्थिति में उत्पन्न होते और बढ़ते हैं, परंतु बहन के मुंह पर दाढ़ी मूछ का नाम भी नहीं होता। हाथी और हथनी एक ही परिस्थिति में रहते हैं, पर हथनी के मुंह में बाहर को निकले बड़े दांत नहीं होते। मोर और मयूरी और इस प्रकार मुर्गा और मुर्गी एक ही परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, पलते हैं और बढ़ते हैं, पर मयूरी और मुर्गी के वे सुंदर पर और कलगी नहीं होते जो मोर और मुर्गे के होते हैं। भारत में व्याघ्र, सिंह और हाथी होते हैं, पर वे इंग्लैंड आदि कई देशों में नहीं होते। जिराफ अफ्रीका में, कांगरू ऑस्ट्रेलिया में और मोर भारत में होता है। यूरोप वासियों के द्वारा वहां पहुंचाए जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं होता था। स्पष्ट है कि जब तक कोई प्राणी कहीं न पहुंचे और तत्पश्चात अपनी संतति का विस्तार न करे, तब तक कोई प्राणी आप वहां पैदा नहीं होता। मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं, पैदा होने से मृत्यु पर्यंत उनके बालों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जो गाय जिस रंग की पैदा होती है, आजीवन उसी रंग की रहती है, परंतु न चाहते हुए भी मनुष्य के बाल रंग बदलते रहते हैं। जितने पशु हैं पानी में डालते ही तैरने लगते हैं। मनुष्य का तथा कथित पूर्वज बंदर भी पैदा होते ही तैरने लग जाता है। यहाँ तक कि राजस्थान की वह भैंस भी, जिसने जीवन में कभी तालाब के दर्शन कभी भी नहीं किए होते, अवसर मिलने पर झट तैरने लगती है। परंतु मल्लाह का बेटा भी तैरना सीखे बिना नहीं तैर सकता। प्राणी मात्र में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। यह प्रवृत्ति पतंगे में भी होनी चाहिए। दीप शिखा के संपर्क में आते ही वह जल जाता है। न जाने कब से जलता आ रहा है, परंतु उसने कभी भी उससे बचने का प्रयास नहीं किया। इसके लिए उसे कोई विशेष प्रयत्न भी अपेक्षित नहीं था। दीप शिखा से तनिक दूर रहने का अभ्यास मात्र करना था, किंतु लाखों करोड़ों वर्षों में वह इतना भी नहीं कर पाया। मनुष्य को विकास क्रम में अंतिम सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तब भी मनुष्य की तुलना में चींटी जैसे क्षुद्र प्राणी को वर्षा का तथा कुत्ते जैसे निकृष्ट प्राणी को भूकंप का पूर्वानुमान कैसे हो जाता है? प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से मधुमक्खी को आदर्श क्यों माना जाता है? प्रत्येक प्राणी अधिक से अधिक काल तक जीना चाहता है। विकास के किसी भी स्तर पर उसने इस इच्छा का परित्याग नहीं किया होगा। तब मनुष्य की अपेक्षा कहीं निम्न स्तर के प्राणी, कछुआ, सांप आदि क्यों दीर्घजीवी होते हैं? थोड़े काल में अधिक मार्ग तय करने के लिए मनुष्य मोटरों और वायुयानों का आविष्कार और विकास कर रहा है। तब उसने चीते की तेज गति को छोड़ना कब चाहा होगा? कुत्ते की घ्राण शक्ति और गृध्र की दूरदृष्टि को भी उसने जानबूझकर कभी खोना नहीं चाहा होगा। अनुपयोगी जानकर उसकी उपेक्षा कर दी होती तो आज चोरों को पकड़ने के लिए मनुष्य को उस पर निर्भर होना क्यों पड़ता?
तो ये सारे प्रश्न हैं विकासवाद के ऊपर। आगे और इसकी चर्चा कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।